नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मात्रक और मापन चैप्टर के इस दूसरे लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, लेकिन उससे पहले पहले लेक्चर में अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था उसे एक बार हम देख लेते हैं। पहले लेक्चर में अपन ने शुरू किया था भौतिकी क्या है, भौतिकी क्यों पढ़ते हैं और भौतिकी को कैसे पढ़ा जाता है। ये तीन प्रश्न अपन ने लिए थे, जिसमें से पहले प्रश्न भौतिकी क्या है इसको अपन ने देख लिया था। इसमें अपन ने लिखा था कि भौतिकी जो है, शब्द की बात की थी कि ये शब्द जो है वो ग्रीक शब्द फ्यूसिस से आया है, जिसका मतलब प्रकृति है, और फिजिक्स का संस्कृत तुल्य भौतिकी है। परिभाषा की बात की, परिभाषा में मैंने आपको बताया कि प्रकृति, प्राकृतिक घटना और इन्हें नियंत्रित करने वाले नियमों के सम्मिलित अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है। फिर अपन ने एक एक करके तीनों शब्दों को समझा था, प्रकृति क्या है, प्राकृतिक घटना क्या है, और नियमों की बात अपन ने शायद नहीं की थी, उनकी बात आज करनी है। तो प्रकृति में मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो प्रकृति है। यहाँ पर फिजिक्स में अपन ने प्रकृति का अर्थ संपूर्ण ब्रह्मांड से लिया है, और फिर प्रकृति दो घटकों से मिलकर के बनी हुई है, या फिर प्रकृति में मौजूद सभी चीज़ों को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। द्रव्य और ऊर्जा को अपन ने समझा था, और उसके बाद प्राकृतिक घटना, उसमें मैंने बताया कि प्रकृति में समय के साथ आने वाला परिवर्तन प्राकृतिक घटना कहलाता है, और उसे अपन ने समझ लिया था। और कुछ एग्जाम्पल अपन ने लिखे थे, एग्जाम्पल यहाँ पर ये 8 एग्जाम्पल अपन ने लिखे थे। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी में, और उसके बाद हम आज के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल और लिखोगे आप यहाँ पर, सिंपल से एग्जाम्पल है, उनसे आपको और बेहतर ढंग से समझ आएगी चीज़ें। 8 एग्जाम्पल अपन ने लिख लिए थे। नौवां एग्जाम्पल हैं साइकिल में पेडल मारना बंद करने के तुरंत बाद ही साइकिल रुक क्यों नहीं जाती। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है, जैसे समझो साइकिल पर अपन ने बैठे और अभी पेडल मारना शुरू नहीं किया तो साइकिल नहीं चल रही। तो ऐसा ही फिर बाद में भी होना चाहिए, जब अपन चलाते हैं साइकिल को, पेडल मारते हैं तो चलती हैं वो, लेकिन पेडल मारना बंद करने के तुरंत बाद वो नहीं रुकती। होना तो यही चाहिए था, जब पेडल नहीं मार रहे थे अपन शुरू में तो रुकी हुई थी साइकिल, लेकिन बाद में जब पेडल नहीं मार रहे हैं तो भी वो कुछ दूरी चलती हैं और उसके बाद रुकती हैं। तो इसका क्या कारण है ये अपन समझेंगे। जो भी घटनाएं मैं लिख रहा हूँ ये अपन फिजिक्स में पढ़ेंगे। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह की चीज़ें हमें फिजिक्स में पढ़नी है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल अपन लेते हैं। एक बड़ा सा जहाज पानी में तैरता है, परंतु एक कील पानी में डूब जाती है। भाई जहाज तो जो है वो पानी पर तैरता है, लेकिन कील यदि आप पानी में रखोगे तो वो डूब जाएगी। क्या कारण है? जहाज तो बल्कि बड़ा होता है, होना तो ये चाहिए कि कील ऊपर रहे और जहाज नीचे डूब जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या कारण है उसे भी अपन समझेंगे। तो 10 एग्जाम्पल अपन ने लिख लिए हैं, और कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ। आवाज गूंजती क्यों है? गूंजती क्यों है? आप पहाड़ों पर यदि गए हो और वहाँ पर आप आवाज़ लगाते हो तो आवाज़ गूंजती है वहाँ पर, उसका कारण क्या है? तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको समझाए हैं
कि इस तरह की चीज़ें हमें फिज़िक्स में पढ़नी होती हैं। और एग्जाम्पल आप लिख लो एक और। मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा क्यों रहता है? इसके भी पीछे एक वैज्ञानिक कारण है, तो उसकी भी बात हम करेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिन्हें हमें फिजिक्स में पढ़ना है, और ऐसे ही सैकड़ों एग्जाम्पल या सैकड़ों घटनाएं हम कह सकते हैं जिनको हमें फिजिक्स में पढ़ना है। अब आज के इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं अपन एक नोट से। इसे आपको लिखना है, फिर अपन समझते हैं। पहले लेक्चर में बात करें तो मैंने आपको समझाया प्राकृतिक घटना। प्रकृति में समय के साथ जो भी परिवर्तन या हलचल पैदा होती है उसे अपन प्राकृतिक घटना कह रहे थे। तो यहां पर आप लिखोगे प्रकृति में घटने वाली कोई भी प्राकृतिक घटना अकारण नहीं होती, अकारण नहीं होती। प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। और यही कारण की तलाश, कारण तलाश हमें अंततः उन सार्वभौमिक, अभी लिखो इसे फिर समझते हैं इस बात को, उन सार्वभौमिक नियमों तक पहुंचाती हैं जिनके अधीन ये प्रकृति काम करती हैं या व्यवहार करती हैं। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर कि प्रकृति में घटने वाली कोई भी घटना अकारण नहीं होती है। प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कारण एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो प्रकृति में घटने वाली कोई भी घटना अकारण नहीं होती। प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, और यही जो कारण की तलाश है वो हमें उन नियमों तक ले जाती हैं जिनके अधीन ये प्रकृति काम करती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जो एग्जाम्पल अपन ने पिछले लेक्चर में लिया था, मैं पहला ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अपन ने कहा था किसी गेंद का ऊपर से नीचे गिरना। इस घटना को अपन थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया मैंने, किसी गेंद का ऊपर से नीचे गिरना। पहली तो बात, ये एक प्राकृतिक घटना है, ठीक है। समझने क्या वाले हैं हम, जो ऊपर लिखी है बात कि प्राकृतिक घटनाएं अकारण नहीं होती हैं। तो देखते हैं इसके पीछे कोई कारण है क्या। यहां से अपन बॉल छोड़ रहे हैं और ये है धरती, ये पृथ्वी है और ये है बॉल, गेंद।
यहाँ से बॉल को जब अपन ने छोड़ा तो बॉल नीचे की तरफ आएगी, भाई ये तो अपन जानते हैं। दैनिक जीवन में हम देखते हैं चीज़ें जब ऊपर की तरफ फेंकी जाती हैं या फिर ऊपर से छोड़ी जाती हैं तो वो हर बार नीचे आती हैं। तो आपसे मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बॉल है वो नीचे ही क्यों आई? भाई यहाँ से ये ऊपर भी जा सकती थी, इधर भी जा सकती थी, इधर भी जा सकती थी, और भी कई दिशाएं हैं, कहीं भी जा सकती थी, लेकिन बॉल ने यही रास्ता क्यों चुना? नीचे ही क्यों आई बॉल? भाई सवाल तो सही है अपना, कहीं भी जा सकती थी, नीचे ही क्यों आई? तो ये जो कारण की तलाश है, क्वेश्चन है अपना, गेंद नीचे ही क्यों आई? क्यों आई? कहीं भी जा सकती थी। तो ये कारण की तलाश हमें अंत में पहुंचाती है गुरुत्वाकर्षण के नियम तक। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? गुरुत्वाकर्षण का नियम अभी थोड़ा सा हम समझते हैं इसे। गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि कोई भी दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। मान लेते हैं एक पिंड ए है, दूसरा पिंड बी है, विस्तार से पढ़ेंगे, यहाँ पर आ गए हैं तो हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। दो वस्तुएं हैं, एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है, तो ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर आकर्षण का बल लगाती हैं। यहाँ पर भी यही हुआ है। ये जो पृथ्वी है ये भी एक पिंड है, इसका भी कुछ द्रव्यमान होगा, और ये जो बॉल है इसका भी कुछ द्रव्यमान होगा। मैं पृथ्वी के द्रव्यमान को बड़ा m ले लेता हूँ और गेंद के द्रव्यमान को छोटा m। तो बॉल पर पृथ्वी आकर्षण का बल लगाएगी, बॉल भी पृथ्वी पर आकर्षण का बल लगाएगी, लेकिन द्रव्यमान ज़्यादा होता है तो आकर्षण का बल ज़्यादा होता है। आकर्षण का बल ज़्यादा, गुरुत्वाकर्षण का बल ज़्यादा होता है। यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है तो पृथ्वी गेंद पर आकर्षण का बल ज़्यादा लगाएगी, गुरुत्वाकर्षण का बल ज़्यादा लगाएगी। जिस पिंड का द्रव्यमान ज़्यादा होता है वो द्रव्यमान वाली वस्तु दूसरे पिंड पर, जो कम द्रव्यमान वाली वस्तु है, उस पर ज़्यादा आकर्षण का बल लगाती है। इस वजह से गेंद नीचे की तरफ आती है। तो इस कारण ने कि गेंद नीचे ही क्यों आई, इस कारण की तलाश ने हमें गुरुत्वाकर्षण के नियम तक पहुंचाया, और यही नियम है जिसके अधीन ये प्रकृति काम करती है। कोई भी वस्तु हम ऊपर की तरफ फेंके तो वह हमेशा नीचे की तरफ आती हैं। इसी तरह से और भी कई घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं मैंने लिखी हैं पीछे। इन सभी घटनाओं को आप देखोगे तो प्रत्येक घटना के कारण की तलाश तुम्हें अंत में एक नियम तक पहुंचाएगी कि ऐसा ऐसा नियम है जिसके अधीन ये पृथ्वी या ये ब्रह्मांड काम कर रहा है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। विज्ञान में हमें क्यों का जवाब नहीं मिलता, कैसे का जवाब मिल जाता है, क्या समझाना चाहता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे अपन ने यहाँ पर चर्चा की कि ये जो बॉल है वो नीचे की तरफ क्यों आई, तो ठीक है, एक कारण हमें मिल गया कि गुरुत्वाकर्षण के कारण एक द्रव्यमान वाली वस्तु दूसरी द्रव्यमान वाली वस्तु पर आकर्षण का बल लगाती है। लेकिन यहाँ पर हम फिर से एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या होता है कि एक द्रव्यमान वाली वस्तु दूसरी द्रव्यमान वाली वस्तु को आकर्षित क्यों करती है? अब इसका कारण हमारे पास नहीं है, ना अभी तक खोजा गया है क्या कारण है, तो इसका जवाब हमें नहीं मिलेगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का बल किस तरह से काम करता है दो वस्तुओं के बीच, उसकी व्याख्या हमें मिल जाएगी जो हम सिलेबस में अपने पढ़ेंगे। इसी तरह से और भी जो घटनाएं लिखी थी उनमें भी आप देख सकते हो। तो कुछ नियमों के उदाहरण मैं आपको लिखवा देता हूँ, नहीं तो फिर चलो आगे जो दूसरा प्रश्न है उसमें इस बात को अपन लिख लेंगे। अभी इसे छोड़ते हैं, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर ये करवा दिया है। आपको केवल इतना पता होना चाहिए या इतना पता आपको चल जाना चाहिए अब कि ये जो ब्रह्मांड है ये कुछ नियमों में बंधा हुआ है और उन्हीं नियमों के अधीन ये काम करता है, फिक्स है नियम। और यहाँ पर एक और शब्द मैंने आपको लिखवाया, वो भी थोड़ा समझने जैसा है, जिसे अपन समझ लेते हैं एक बार। सार्वभौमिक करके एक शब्द मैंने आपको लिखाया होगा, हालांकि हम लिखेंगे इन बातों को नीचे, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पर मैंने लिखा है सार्वभौमिक, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो ये सार्वभौमिक नियम। तो क्या होता है सार्वभौमिक का मतलब?
जैसे अपन ने भी गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात की, तो वो तो अपन ने पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात की कि पृथ्वी पर किसी वस्तु को हम ऊपर से छोड़े तो नीचे की तरफ आती है, क्योंकि पृथ्वी उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल लगाती है। लेकिन ये बात केवल पृथ्वी और पृथ्वी पर मौजूद वस्तुओं के लिए ही लागू नहीं होती, ये ब्रह्मांड के हर एक कोने में लागू होती है। यदि बहुत बड़ा ब्रह्मांड, हालांकि इसकी सीमाएं हमें नहीं पता है, लेकिन पृथ्वी पर कोई नियम खोजा गया है तो वो केवल पृथ्वी पर ही लागू नहीं होगा, बल्कि ब्रह्मांड के हर एक कोने में लागू होगा। इस बात को और अच्छे से अभी हम समझने वाले हैं, क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, वहाँ पर हम इसे लिखेंगे। अब दूसरा प्रश्न आप लिखोगे, तो पहला प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया है। 3 प्रश्न अपन ने लिखे थे, एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर भौतिकी क्या है ये अपना कंप्लीट हो गया। शब्द की बात की इसमें और परिभाषा की बात की, और भी कई चीज़ें आपने जान ली हैं आगे जिनको जानना था, लेकिन अपन ने पहले ही पता कर लिए, तो अब समझने में उतनी कठिनाई होगी नहीं हमें। तो भौतिकी क्यों पढ़ते हैं, इस प्रश्न को अपन ले लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न आप लिखोगे, और जिस तरीके से मैं लिखवा रहा हूँ उसी तरह से आपको लिखना है। हालांकि ये चीज़ें आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन क्योंकि फिजिक्स पढ़ना अपन शुरू ही कर रहे हैं तो पता तो होना चाहिए कि फिजिक्स में किस तरह से और कौन सी चीज़ों को पढ़ा जाएगा। एक लेक्चर और लगेगा इसके बाद। जो तीसरा प्रश्न अपन ने लिया है कि भौतिकी में या भौतिकी को किस तरह से पढ़ा जाता है, उसके बाद हम चैप्टर पर आ जाएंगे। जो मात्रक और मापन है वो फिर शुरू हो जाएगा अपना। एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको फिर हम लेंगे। तो दूसरा प्रश्न है, भौतिकी क्यों पढ़ते हैं? भौतिकी क्यों पढ़ते हैं? Why we study physics? ठीक है, इसमें हमें कारण लिखने हैं, उद्देश्य लिखना है कि भौतिकी पढ़ने के पीछे कुछ कारण होंगे हमारे। वो कारण कौन कौन से, उन कारणों की हमें बात करनी है। तो जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ एक एक करके हम लिखेंगे, और फिर एक एक कारण को अपन लिखेंगे भी और अच्छे से समझेंगे भी। भौतिकी को पढ़ने के पीछे कई गहरे उद्देश्य छिपे हैं, कई गहरे उद्देश्य छिपे हैं। और यहाँ पर जब मैं उद्देश्य की बात कर रहा हूँ तो सामूहिक उद्देश्य की बात कर रहा हूँ कि मनुष्य जाति किस उद्देश्य को ध्यान में रख करके भौतिकी पढ़ रही है, क्या वजह है फिजिक्स को पढ़ने का। व्यक्तिगत उद्देश्य की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे तुम्हारा उद्देश्य अलग हो सकता है भौतिकी को पढ़ने का, तुम क्लास 11th में पास होना चाहते हो, इस वजह से भौतिकी पढ़ रहे हो, तो हम उस उद्देश्य की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो भौतिकी को पढ़ने के पीछे कई गहरे उद्देश्य छिपे हैं, जो कि निम्न है। लिखते हैं एक एक करके कौन कौन से उद्देश्य हैं। पहला, जिज्ञासा का समाधान। क्या मतलब है इसका, अभी समझेंगे। जिज्ञासा का समाधान। दूसरा, नियमों की खोज, जो भी अपन ने ऊपर बात की थी उसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, नियमों की खोज। तीसरा, तकनीकी विकास। सभी के बारे में अभी लिखने वाले हैं अपन विस्तार से, लेकिन पहले थोड़ा समझेंगे हम इनको। और चौथा है भविष्यवाणी करने की क्षमता। भविष्यवाणी करने की क्षमता। हालांकि तुमने समझ तो लिया है, ऊपर जो ये नोट में मैंने बात लिख करके इसमें जो समझाया है उन्हीं को लिखना है यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से। तो एक एक की चर्चा अपन कर लेते हैं। अब आप लिखोगे, पहला, जिज्ञासा का समाधान। जिज्ञासा का समाधान। नोट्स आपको बनाने हैं, मैं
पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने अच्छे हो सकते हैं उतने अच्छे बनवा दूँ, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। जो भी आपके सिलेबस में है वो पूरा ही मैं करवाने वाला हूँ। भले आप किसी भी स्टेट बोर्ड से आप तैयारी कर रहे हो, राजस्थान बोर्ड हो या फिर यूपी बिहार जो भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं पूरा ही सिलेबस आपको करवाऊँगा। तो पहला कारण अपन ने लिखा जिज्ञासा का समाधान। इसमें क्या समझने की बात है वो अपन देख लेते हैं। पहला मैं फिर से उन घटनाओं की तरफ आऊँगा एक बार, जो घटनाएं अपन ने लिखी थी। ये घटनाएं अपन ने लिखी थी प्राकृतिक घटनाओं के उदाहरण करके मैंने आपको लिखाया। इसमें पहली घटना किसी गेंद का ऊपर से नीचे जाना, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पानी का गर्म होकर भाप में बदलना। ये जो घटनाएं हैं, मनुष्य जब इस तरह की चीज़ों को होते हुए देखता है तो जिज्ञासा तो पैदा होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा पहली एग्जाम्पल को अपन ने समझा कि किसी गेंद का ऊपर से नीचे गिरना, जब अपन बॉल को ऊपर से छोड़ रहे थे तो वो नीचे गिर रही थी। बॉल को ही नहीं बल्कि कोई भी वस्तु हम ले, यहां पर देखो आप, ये अर्थ है। और यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले, ऑब्जेक्ट वस्तु, हर बार ही नीचे गिर रहा है। फिर से अपन ने छोड़ा, हर बार नीचे। कोई भी वस्तु ले ले हम, तो यहाँ इसके पीछे कुछ तो कारण है। तो जिज्ञासा पैदा होनी स्वाभाविक है कि ये बॉल हमेशा नीचे ही क्यों जा रही है। तो इस तरह की जिज्ञासा का समाधान करने के लिए हमें भौतिकी पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ये जिज्ञासा हमें नियमों तक पहुंचाएगी, जो कि दूसरा कारण अपन ने लिखा है भौतिकी को पढ़ने का, कि नियमों की खोज। एक बार जब अपन ने जान लिया कि कोई भी घटना अकारण नहीं हो रही है, प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। अगर पत्ता भी हिल रहा है तो उसके पीछे कारण है, ऐसा नहीं है कि वो अकारण हो रहा है। तो जब हमें पता चल गया है कि घटनाओं के पीछे कोई कारण होता है, अकारण घटनाएं होती नहीं है, कारण की तलाश हमें नियम तक पहुंचाती है जो कि सार्वभौमिक होते हैं। तो इस तरह से आपको जिज्ञासा का समाधान करके एक कारण हो जाता है भौतिकी को पढ़ने का। और दूसरा कारण नियमों की खोज, जो कि मैंने आपको समझा दिया कि घटनाओं के पीछे कारण होता है और कारण की तलाश हमें नियमों तक पहुंचाती है। तो कौन कौन से नियम हैं जिनमें ये ब्रह्मांड बंधा हुआ है, तो उन नियमों को जानने की भी जिज्ञासा हमारे मन में होती है। तो उन नियमों की खोज भी एक कारण हो जाती है। तीसरा है तकनीकी विकास। इसमें कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने अपने घर में देखा होगा पंखा, कूलर, मिक्सर, फ्रीज और भी कई उपकरण, जैसे साइकिल ही ले लो, एक कार आ गई, मोटरसाइकिल आ गई, जो भी साधन आपको दिख रहे हैं, इंजन आ गया, मोटर आ गई, बल्ब आ गया। ये जो सभी उपकरण हैं, इनके पीछे भौतिकी के नियम हैं। यदि हम नियमों को जान लेते हैं तो उन नियमों की मदद से हम तकनीक विकसित करते हैं और फिर इस तकनीक के ज़रिए इस तरह के उपकरण बनाए जाते हैं। यदि आप इन उपकरणों के काम करने की जो प्रक्रिया है उसे समझोगे तो आपको यही पता चलेगा कि कुछ नियम हैं जिन नियमों पर ये उपकरण काम कर रहे हैं, और वो नियम हैं जिन नियमों की मैंने बात की है अभी आपको ऊपर बताया, उसी तरह के नियम हैं। नियमों के एग्जाम्पल अभी हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर बात आई है तो मैंने समझा दी है आपको। चौथा है भविष्यवाणी करने की क्षमता, उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले इन तीनों को अपन एक बार लिख लेते हैं। जिज्ञासा का समाधान, इसमें आप लिखोगे मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु रहा है। तो ये तो गुण है ही इंसान का,
और जानवरों से हमें अलग बनाता है। हम चीज़ों को केवल होते हुए नहीं देखना चाहते कि ठीक है कोई बात या कोई घटना घट गई है, नहीं, हम उसके पीछे के कारण को जानने की कोशिश करते हैं, तलाशते हैं। तो ये स्वभाव है मनुष्य का, जिज्ञासु रहा है। हम केवल चीज़ों को यानी कि घटनाओं को, और अच्छे से आप लिखना चाहो तो प्राकृतिक घटनाओं को, हम केवल चीज़ों को होते हुए ही नहीं देखना चाहते, हम उनके पीछे के कारण को भी जानना चाहते हैं। कारण को भी जानना चाहते हैं। ठीक है, तो जिज्ञासा का समाधान एक कारण हो गया। हम घटनाओं को घटते हुए ही नहीं देखना चाहते, हम वहीं तक नहीं रुकना चाहते कि ठीक है कोई घटना घट गई, ऐसा नहीं है। हम उसके पीछे के कारण की तलाश करते हैं, खोजते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। दूसरा कारण अपन ने लिखा है नियमों की खोज। हालांकि ये बात मैंने आपको ऊपर लिखवाई दी है नोट में, यहाँ पर भी अपनों को उसे लिखना है, नियमों की खोज। वही बात लिखनी है यहाँ पर कि प्राकृतिक घटनाओं के पीछे कुछ कारण होते हैं, कुछ कारण अवश्य होते हैं। और इन कारणों की तलाश हमें उन सार्वभौमिक नियमों तक ले जाती हैं जिनके अधीन ये प्रकृति यानी कि ब्रह्मांड, जिनके अधीन ये प्रकृति यानी कि ब्रह्मांड, जिनके अधीन ये प्रकृति काम करती है। एक बात अच्छे से समझ लो आप, फिजिक्स पढ़ने का कारण क्या है, वरना फिजिक्स जैसा कोई सब्जेक्ट होता नहीं। कारण क्या है, जब अपन ने प्राकृतिक घटनाओं को समझना शुरू किया तो हमें पता चला कि यार ये घटनाएं ऐसे ही नहीं घट रही है, उनके पीछे कारण है, कोई ना कोई कारण जरूर होता है उनके पीछे। यदि कारण ना होता तो हर एक घटना चमत्कार जैसी होती, क्योंकि चमत्कार के पीछे कोई कारण नहीं होता है। चमत्कार यानी बस हो गई कोई घटना, हम उसके पीछे के कारण को नहीं जानते। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। जब इतना पता हमें चल गया कि कारण जरूर हैं, तो हम उस कारण की तलाश करेंगे। उन कारणों की तलाश हमें नियम तक पहुँचाएगी। कौन से नियम? वे नियम जिनके अधीन ये प्रकृति काम करती है, या फिर जिन नियमों में ये प्रकृति बंधी हुई है। अब जब हमें पता चल गया कि प्रकृति जो है वो नियमों में बंधी हुई है, तो हम उन नियमों को खोजते हैं, जिससे प्रकृति को अपन समझ पाते हैं अच्छे से। और फिर समझने के बाद जब नियम अपन ने जान लिए, तो तकनीक के साधन हम बनाते हैं। जैसे अभी ऊपर मैंने लिखे थे एग्जाम्पल, AC, कूलर, पंखा, मोटर, हवाई जहाज वगैरह जो भी हैं, और उनसे हमारा जीवन आसान होता है, क्योंकि वो दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली चीज़ें होती हैं। तो अपन ने लिखा है कि प्राकृतिक घटनाओं के पीछे कुछ कारण अवश्य होते हैं, और इन कारणों की तलाश हमें उन सार्वभौमिक नियमों तक ले जाती हैं जिनके अधीन ये प्रकृति काम करती है। कौन से नियम होते हैं ये? एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कुछ, जिन नियमों को हम आगे पढ़ेंगे भी।
यहाँ पर मैं केवल नाम लिखवा करके छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी अपन ने कोर्स स्टार्ट ही किया है क्लास 11th का। जैसे जैसे आगे आती जाएगी ये चैप्टर में हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। फिर एग्जाम्पल, नियमों के एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पर। जैसे पहला अपन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात की। गुरुत्वाकर्षण का नियम। दूसरा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। आपने एक लाइन पढ़ी होगी पिछली कक्षाओं में कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। उसी नियम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। आगे अपन पढ़ेंगे इसे विस्तार से, ऊर्जा संरक्षण का नियम। और तीसरा, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे। तो 3 उदाहरण मैंने यहाँ पर आपको बताए सार्वभौमिक नियमों के। गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया, ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया, आवेश संरक्षण का नियम हो गया। इसी तरह से और एक एग्जाम्पल आप लिखोगे, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं नियमों के, जिन नियमों की मैं बात कर रहा था कि हम घटनाओं को देखते हैं तो उनके पीछे कारण हमें नज़र आते हैं और फिर उन कारणों की अपन तलाश करते हैं, तो वो कारण हमें इन नियमों तक पहुंचाते हैं कि इन नियमों में ये ब्रह्मांड बंधा हुआ है, इस वजह से वो घटना घट रही है। अब इनके भी अगर और थोड़ा गहराई में हम जाए कि ये नियम ऐसे ही क्यों काम करते हैं, तो इसका लॉजिक हमारे पास नहीं है, इसका कारण हमारे पास नहीं है। ये एक सीमा आ जाती है जहाँ तक हम चीज़ों को जान पाते हैं। इससे और गहराई में अभी तक हम नहीं जा पाए हैं कि ये नियम ठीक ऐसे ही क्यों काम करते हैं। तो ये तो है ही विज्ञान की कि ये हमें क्यों का जवाब नहीं देती हैं, एक सीमा तक देती हैं, लेकिन उसके बाद ये कह कर के रुक जाती हैं कि ये एक नियम है या फिर ये प्रकृति का गुण है। इन नियमों में बंधी हुई है प्रकृति, तो वहाँ तक हमें पता चलता है, उसके बाद हम नहीं खोज पाते। और चीज़ें कैसे काम करती हैं उसका जवाब आपको हमेशा मिलेगा यहाँ पर। इसके बाद ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और आपको मैं लिखवाऊंगा जो सार्वभौमिक वाली बात थी। चलो उसे अपन भविष्यवाणी करने की जो क्षमता है उसमें अपन लिख लेंगे। तीसरा कारण है तकनीकी विकास, इसे हम लिखते हैं। तीसरा है तकनीकी विकास। तकनीकी विकास। इसमें आपको लिखना है, जब अपन ने इन नियमों को जान लिया जो कि इस तरह की अपन ने यहाँ पर बात की है, तो इन नियमों की मदद से अपन कुछ तकनीक विकसित करते हैं, उपकरण अपन बनाते हैं इंजीनियरिंग के जरिए, और फिर उन उपकरणों का अपन दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो लिखना किस तरीके से आपको, भौतिकी के नियमों को जानकर हम उनके आधार पर तकनीक के जरिए ऐसे उपकरण बनाते हैं, यंत्र बनाते हैं जो मनुष्य के जीवन को आसान बनाते हैं। एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पर।
कार हो गया, साइकिल हो गई, कूलर, पंखा, मोटर, जनरेटर, हवाई जहाज, फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये जो भी उपकरण मैं लिख रहा हूँ ये इसीलिए हम बना पाए क्योंकि प्रकृति के नियमों को अपन ने समझा, फिजिक्स के जो नियम हैं उनको अपन ने समझा और उनकी वजह से हम ये बना पाए। इनमें से कई चीज़ें आप पढ़ोगे भी, तो फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और भी चीज़ें हो जाएगी यहाँ पर, जैसे मिक्सर, आप चीज़ों को पीसने के लिए जो यूज़ करते हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, और भी कई हो सकते हैं, जैसे बल्ब हो गया। ठीक है, तो जो भी अपन उपकरण काम में लेते हैं दैनिक जीवन में, वो सभी उपकरण इसलिए बनाना संभव हो पाया क्योंकि अपन ने प्रकृति के नियमों को समझा है। अब बात करते हैं चौथे कारण की, जिसको हमें समझना भी है और लिखना भी है, भविष्यवाणी करने की क्षमता। तो हेडिंग डालोगे आप, चौथा पॉइंट, भविष्यवाणी करने की क्षमता को लिखना है और फिर हम समझते हैं इसको, थोड़ा सा लिखते हैं इसमें। भाई भौतिकी के नियमों को अपन ने जान लिया, तो यहाँ पर आपको लिखना है भौतिकी के नियमों और गणितीय समीकरणों की मदद से किसी घटना के घटने से पहले ही उसके घटने के स्थान, समय और प्रभाव को पता कर लेना भौतिकी की या भौतिकी में, ठीक है ऐसे ही लिख लो, भौतिकी की भविष्यवाणी करने की समय और प्रभाव को पता कर लेना। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखो आप। अपन ने लिखा है भौतिकी के नियमों और गणितीय समीकरणों की मदद से। भाई मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, जैसे घटना अभी कोई घटी नहीं है, लेकिन हम घटने से पहले ही उस घटना की जानकारी हमारे पास आ जाए कि वो घटना कब घटेगी, कहाँ पर घटेगी, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो इसे भौतिकी में भविष्यवाणी करने की क्षमता कहा जाता है। ये आपको मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर। तो भौतिकी के नियमों और गणितीय समीकरणों की मदद से किसी घटना के घटने से पहले ही उसके घटने के स्थान, समय और प्रभाव को पता कर लेना भौतिकी में भविष्यवाणी करने की क्षमता कहलाता है। क्षमता कहलाती है।
या भौतिकी में भविष्यवाणी करना कहलाता है। भविष्यवाणी का मतलब तो आप समझते हो, कोई घटना जो अभी घटी नहीं है लेकिन हम पहले ही उसके घटने की जानकारी या फिर हम बता देते हैं कि वो घटेगी, तो उसे भविष्यवाणी करना कहते हैं। तो यहाँ पर भौतिकी के नियमों और गणितीय समीकरणों की मदद से, तो एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, फिजिक्स अपने आप में अधूरी है गणित के बिना। यदि आपको गणित नहीं आती है तो फिजिक्स में आप कुछ नहीं कर सकते। केवल प्राकृतिक नियमों को जान लेना ही काफ़ी नहीं है भविष्यवाणी करने के लिए, हमें गणितीय समीकरणों की मदद भी लेनी पड़ती है। हम केवल प्राकृतिक नियमों को जान करके भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे। गणितीय समीकरण ही हैं जो हमें भविष्यवाणी करने की क्षमता प्रदान करते हैं या फिर भविष्यवाणी करने के लायक बनाते हैं। तो गणित का बहुत ज़्यादा उपयोग है फिजिक्स में, आपको पढ़ने भी हैं। मैंने जो बेसिक मैथ्स की जो सीरीज़ है वो भी बना रखी है वीडियोस, तो वो आपको लेना ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको ये फिजिक्स पढ़नी है, तभी आपको समझ आएगी। लगभग वहाँ पर हो चुका है अपना अवकलन, समाकलन, त्रिकोणमिति मैंने आपको पढ़ा दी। कुछ टॉपिक और बच रहे हैं जिनको हम पढ़ेंगे, साथ साथ चलती रहेगी वो सीरीज भी अपनी। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरणों की। जैसे अपन देखते हैं, हम पहले ही कुछ घटनाओं की भविष्यवाणी कर देते हैं, जैसे चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, कब बरसात होगी, किस दिन मौसम कैसा रहेगा, कब तूफान आएगा। इस तरह की चीज़ों की पहले अपन भविष्यवाणी कर पाते हैं। वो भविष्यवाणी करना इसलिए संभव है क्योंकि अपन ने प्रकृति के नियमों को जान लिया है, इस वजह से। और भी एग्जाम्पल है, लिखते हैं अपन इनको पहले। चंद्र ग्रहण कब होगा हमें पहले से पता होता है, सूर्य ग्रहण उसका भी पता होता है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, वर्षा, तूफान और अंतरिक्ष से कोई पिंड कब पृथ्वी के पास से गुजरेगा, इसे और अच्छे से समझेंगे अभी अपन एग्जाम्पल से। अंतरिक्ष से कोई पिंड कब पृथ्वी के पास से गुजरेगा, इस तरह की घटनाओं का हम पहले से पता कर पाते हैं भौतिकी की भविष्यवाणी कर पाने की क्षमता के कारण, मैं साथ के साथ बोलते जा रहा हूँ क्योंकि राइटिंग उतनी ठीक नहीं है मुझे पता है, तो आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। भौतिकी की भविष्यवाणी कर पाने की क्षमता के कारण, ठीक है। भौतिकी की भविष्यवाणी कर पाने की क्षमता की वजह से ही अपन इस तरह की घटनाओं की पहले से जानकारी हमें मिल जाती है या फिर होती है कि किस दिन चंद्र ग्रहण होगा, किस समय पर होगा, या सूर्य ग्रहण कब होगा, किस दिन वर्षा आनी है, कब आएगी, तूफान कब आना है, या फिर अंतरिक्ष से कोई पिंड कब पृथ्वी के पास से गुजरेगा। तो ये थे कारण फिजिक्स को पढ़ने के। 4 कारण मैंने लिखा है, जिज्ञासा का समाधान, दूसरा कारण मैंने लिखा है नियमों की खोज, तीसरा कारण तकनीकी विकास और चौथा कारण है भविष्यवाणी करने की क्षमता। और यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न था वो कंप्लीट भी हो जाता है। तो आज का लेक्चर तो अपन यहीं तक रखेंगे। अगले लेक्चर में जो तीसरा प्रश्न है उसे हम करेंगे। तो आज अपन ने नोट पढ़ा, उसमें अपन ने ये समझा कि प्राकृतिक घटनाओं के पीछे कारण होता है और कारण की तलाश हमें नियमों तक पहुंचाते हैं। और उसके बाद भौतिकी को पढ़ने के कारण, उसमें 4 कारण अपन ने पढ़े और चारों कारणों को अपन ने समझा और लिखा है। तो यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए। अगले लेक्चर में, जो कि तीसरा लेक्चर होगा अपना मात्रक और मापन का, उसमें हम तीसरा प्रश्न कि भौतिकी को कैसे पढ़ा जाता है
उसकी चर्चा करेंगे। और उससे अगले लेक्चर में, मतलब चौथे लेक्चर से अपन इस चैप्टर को शुरू करेंगे, मात्रक और मापन। जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से टॉपिक महत्वपूर्ण है उनको लेना हम शुरू करेंगे। पूरा ही पढ़ेंगे, हालांकि जो भी सिलेबस में आपको दिया हुआ है पूरा। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रखते, धन्यवाद।